हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग वेस्ट पे। मेरा नाम दीपक है और मैं जर्मनी बर्लिन में रहता हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ पर रहते हुए लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने इन 6 महीनों का एक्सपीरियंस शेयर करूं। और बेसिकली मैं इस एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं लाइफस्टाइल डिफरेंस, जो कि इंडिया से आप यहाँ आएंगे तो महसूस करेंगे कि क्या ऐसे लाइफस्टाइल डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस ठंडे मौसम के साथ। आज वाकई में बहुत ठंड है, आप देख ही रहे हैं कितनी बर्फ़ पड़ रही है और टेम्परेचर अभी -3 है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल डिफरेंस ये है कि जब आप जर्मनी आएंगे तो गर्मियों में रात तक आपका डिनर टाइम हो जाएगा और उस डिनर टाइम तक भी आपको बाहर लाइट दिखाई देगी। और उसके उल्टा सर्दियों में शाम को 4 बजते ही अंधेरा और 5 बजे बिल्कुल अंधेरा, ऐसा अंधेरा जैसे आपको लगेगा कि शायद इंडिया में 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे रात के। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल डिफरेंस तो ये ही है। आइए अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ और कुछ नए लाइफस्टाइल डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पर आने के बाद महसूस होंगे। चलिए। दोस्तों, इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एक दूसरा लाइफस्टाइल डिफरेंस जो है रूहेटाग। रूहेटाग का मतलब होता है रेस्ट डे, और रेस्ट डे यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं संडे को। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से कि आप सैटरडे या संडे में यहाँ पर लैंड करेंगे जर्मनी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ या तो अवॉइड कीजिएगा या फिर अपना सारा जो भी आपको चाहिए, दूध वगैरह या जो भी सामान आपको लेना है मार्केट का, वो आप एटलीस्ट अरेंज कर लें या अरेंज करके ही आएँ। क्योंकि यहाँ पर संडे को कोई मार्केट, कोई शॉपिंग मॉल, कोई कॉम्प्लेक्स खुला हुआ नहीं होता, सब बिल्कुल बंद होता है। और स्पेशली सब रेस्ट करते हैं उस दिन। करना है तो वो उस केसेस में क्या होता है कि वो आपका कार्ड प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन वो आपको भेजेंगे। यस दोस्तों, आपने ठीक देखा, पोस्ट बैंक मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, और वो पॉइंट है हमारा पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड। यस, इंडिया की तरह जर्मनी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड नहीं है और यहाँ पर अभी भी पोस्ट काफ़ी प्रचलन में है। जैसे आपको हर छोटी चीज़ के लिए वो ये जर्मन अथॉरिटीज़, जर्मन ब्यूरोक्रेसी आपको पोस्ट भेजेंगे। आपका पिन पोस्ट से आएगा, आपका कार्ड पोस्ट से आएगा। अगर आपको पिन रीसेट कराना है, ऑनलाइन बैंकिंग लेनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलेंगे। ये ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन डिजिटलाइजेशन, ये बिलीव करते हैं नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में, जो कि बहुत क्लासिकल है यहाँ पर और बहुत ही कॉमन है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है मेरे पीछे पोस्ट बैंक में, और यहाँ पर ऐसा ही है। बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की। डिजिटलाइजेशन इंडिया में बहुत है, उसको फ्रांस ने अडॉप्ट किया है, वो भी यहाँ पर कर रहे हैं अपने यहाँ पर यूरोप में। फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, बट जर्मनी उस क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। यहाँ पर कुछ सुपरमार्केट या कुछ मॉल्स में ही आपका कार्ड ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल शॉप्स में या कहीं जाएंगे तो वो लोग आपका कार्ड पेमेंट नहीं लेंगे, वो अभी भी कैश में बिलीव करते हैं। वो कैश में ही पेमेंट लेंगे और आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। हाय दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेट सर्विसेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप मेरे पीछे वोडाफोन का लोगो देख रहे होंगे। हम लोगों की इंडिया में आदत बहुत ख़राब कर दी है जियो ने और टेलीकॉम कंपनीज़ ने। वहाँ पर हम लोगों को डेली 1 GB 2 GB और एज़ पर आर रिक्वायरमेंट डेटा मिलता है। हम लोगों का हाथ बहुत खुला हो चुका है इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने में। अफसोस, ऐसा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको डेली बेसिस पे तो खैर नहीं, लेकिन हाँ, आपको ये एज ए पैकेज दे देंगे, जैसे कि 20 GB फॉर 28 डेज़, 25 GB, 30 GB, 50 GB एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, वो दे देंगे आपको वन टाइम। बट यहाँ पर जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि यहाँ की इंटरनेट सर्विसेज
काफ़ी स्लो है इन कंपैरिजन विद इंडिया। यस, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मोबाइल सिम इंटरनेट सर्विसेज की। हाँ, यहाँ पर अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो कुछ कंपनी के वाईफाई बहुत स्पीड से काम करते हैं, बहुत फास्ट है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, बट इन जनरल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिम मिलते हैं जिसको हम इंडिया में पोस्टपेड सिम कहते हैं, और प्रीपेड सिम भी है जहाँ पर आप प्री पे करते हैं और फिर यूज़ करते हैं वो सर्विसेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मैंने प्रीपेड सर्विसेज ली हुई थी और हर बार मुझे रिचार्ज कराना पड़ता था इन लोगों से जाकर। ऑनलाइन रिचार्ज करने के ऑप्शंस काफ़ी कम थे, नॉट स्पेसिफिकली वोडाफोन, बट मैं और ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे लिबारा हो गया, लाइका हो गया और O2 हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि जब मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया 28 डेज़ से पहले, जितना भी जीबी मुझे मिला हुआ था, तब मैं गया इनके पास कि आप मेरा दोबारा मंथली रिचार्ज कर दीजिए या मेरी इंटरनेट एक्स्ट्रा कुछ मुझे जीबीज़ दे दीजिए जो मैं रिचार्ज कर पाऊँ। तो आपको यकीन नहीं होगा, इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपका रिचार्ज अभी 17 तक वैलिड है, अभी 3 डेज़ हैं, 3 डेज़ आप ऐसे ही काम चलाइए, उसके बाद ही रिचार्ज हो पाएगा। और उससे पहले ना तो हम आपको एक्स्ट्रा इंटरनेट दे सकते हैं और ना ही हम आपका रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि एक कस्टमर आपका है, प्रीपेड में आपको पे करने को तैयार है या आपसे पूरा फुल मंथ रिचार्ज कराने को तैयार है, बट आप उसको मना कर रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। यस दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखा है एपोथेके। एपोथेके कुछ नहीं है, ये फार्मेसीज़ हैं जर्मनी में और मेडिकल स्टोर जो हम इंडिया में बोल देते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में हम लोगों को क्या आदत होती है कि हल्का सा भी कुछ हुआ, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, और हम सीधे पहुंच गए मेडिकल स्टोर, उसको अपनी कंडीशन बताई और मेडिसिन्स ली और आके अपना खाया डोज जो मेडिकल स्टोर वाले ने प्रिस्क्राइब किया और ठीक हो गए। तो वो हमारे रग रग में इतना बस चुका है कि हम लोगों को पता है कि हम सीधे जाएंगे, दवाई लेंगे और मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना होगा। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ पर जर्मन डॉक्टर्स ने लिखा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या आप इन पर्सन गए हो, तो आपको मेडिसिन्स मिल जाएंगी उसको दिखाने के बाद, लेकिन इंडियन प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान इसलिए रखना क्योंकि अभी बहुत सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के बीमार होने के, जुकाम खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है। बट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपनी कुछ मेडिसिन ज़रूर लेके आएँ साथ में, और रिलाय ना कीजिएगा यहाँ पर कि आपको बहुत इजीली मेडिसिन मिल जाएंगी। बात रही बहुत क्रिटिकल, अगर आपको कुछ हेल्थ कंडीशन है या कुछ हो गया है तो आपको शायद आपके इंश्योरेंस के बेसिस पे यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं जाऊँगा डॉक्टर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाऊँगा और यहाँ पर ले आऊँगा, तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके इंश्योरेंस के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, बट वो अपॉइंटमेंट आपको शायद 1 हफ्ते बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, और आप बुखार में हैं तो 10 दिन बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, तब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, फिर आप आकर मेडिसिन लेंगे। तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतने में या तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी या आप ऑटोमेटिकली अपने देसी नुस्खे आजमा के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मेडिकल से रिलेटेड कोई चांस नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड। और मैं आपको स्पेसिफिकली ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि आपने दाएं बाएं देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही और आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली। ये रेड लाइट, मैं पेडिस्ट्रियन के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप पेडिस्ट्रियंस को देखेंगे तो अगर गाड़ियाँ जा रही हैं उनके लिए ग्रीन लाइट है तो ठीक है, वो खड़े हैं, लेकिन अगर गाड़ियाँ नहीं हैं तो भी वो जे वॉकिंग नहीं करेंगे कि उन्होंने देखा कोई नहीं आ रहा और उन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर ली। नहीं, ये तो बहुत बिजी चौराहा है, लेकिन जहाँ बहुत बिजी नहीं होता आपको दूर दूर तक गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं कि लोग खड़े हैं तो वो खड़े हैं और वो पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। अगर रेड लाइट है और आपने जंप कर लिया तो यहाँ पर उसका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, आपको 60 यूरोज़ का फ़ाइन पे करना पड़ेगा रेड लाइट जंप करने के लिए। अगर आप रेगुलर ऑफेंडर हो गए, फॉर एग्जांपल आपने एक बार किया, दूसरी बार भी आपने किया और आप पकड़े गए, तो वो 60 to 120 चला जाएगा, 120 यूरोज़, और फिर बाद में और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बट रेड लाइट के लिए स्ट्रिक्ट नो। हाय दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है और अब बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट पॉइंट पे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है वॉकिंग।
यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कार्स दिखाई देंगी, बसेस दिखाई देंगी, ट्रेन्स दिखाई देंगी, ट्रैम दिखाई देगी, लेकिन आपको यहाँ पर इंडिया की तरह रिक्शा नहीं दिखाई देंगे, आपको यहाँ ऑटोज़ दिखाई नहीं देंगे, आपको यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी जिसको आपको लगे कि अरे भैया हाथ दिया कि रुकना भैया ज़रा वहाँ तक चलना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑन टाइम बसेस मिलेंगी, ट्रेन्स मिलेंगी, और ट्रेन में भी रीजनल ट्रेन्स हैं, इंटर सिटी ट्रेन्स हैं और ट्रैम्स हैं, और सब कुछ आपको ऑन टाइम मिल जाएगा। बाकी के लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं साइकिलिंग, वो उनके पास अगर साइकिल है तो वो लोग खुद साइकिल चलाते हैं, पार्क कर देते हैं बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन के पास, अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, टू एंड फ्रो करते हैं, और उसके बाद वापस से अपनी साइकिल लेकर अपने घर या अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ऑटो और रिक्शा नहीं मिलने वाले कि आपने हाथ दिया, बैठे, उतर गए और पे कर दिया, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल हियर। तो आपको पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी, और पैदल चलने की आदत ज़रूर डालिएगा। आप इतनी देर से मेरे साथ इस वीडियो पे बने हुए हैं और आप मेरे साथ जर्मनी घूम भी रहे हैं, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता भी रहा हूँ। क्या आपने नोट किया कि मेरे वीडियोस में इतनी देर से मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, मेरे पीछे इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, क्या आपको कभी किसी हॉर्न का साउंड सुनाई दिया? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है तो मेरे पीछे यहाँ पर एक क्रिसमस मेला लगा हुआ है, बट कोई भी हॉन्किंग आपको यहाँ पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर लोग हॉर्न बजाने में बिलीव ही नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो हॉर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हैं कि बहुत आपके कान फोड़ दें। बहुत नॉर्मल मिनिमम यहाँ पर हॉर्न्स होते हैं, लेकिन वो तब हॉर्न करते हैं जब आप कोई ब्लंडर कर दिया आपने, या आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है ऐसी, जिसकी वजह से वो आपको सचेत कर रहे हैं कि हाँ, यू आर डूइंग रॉन्ग। लाइफस्टाइल डिफरेंस में मेरा अगला पॉइंट है साइकिलिंग ट्रैक। ये जो आपको दिख रहा है ये साइकिलिंग ट्रैक है। अभी जनरली ये रेड रहते हैं कलर में, और इनके ऊपर कोई वॉक नहीं करता है। रीज़न बीइंग वॉकिंग लेन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और ये साइकिलिंग लेन थोड़ी डिफरेंट है। यस, तो मैं आपको साइकिलिंग से रिलेटेड ये पॉइंट इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पर जो साइकिलिस्ट हैं वो बहुत तेज़ साइकिल चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने उनको एक सेग्रीगेटेड साइकिलिंग लेन दी है चलाने के लिए, जहाँ पर पैदल चलना अलाउड नहीं है। क्योंकि जनरली वो लोग आपको ज़्यादा बेल नहीं बजाएंगे कि आप गलत चल रहे हो। कुछ लोग हैं जो बजा देते हैं, अदरवाइज़ वो प्रेफर करते हैं वो आपको टक्कर मार के निकल जाएंगे, बट वो आपको बेल बजाकर सचेत नहीं करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर साइकिल के लिए अलग से लेन है, पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन है, बसेस के लिए बिल्कुल डिफरेंट लेन है, और कार्स और अदर ट्रैफिक के लिए बिल्कुल डिफरेंट लेन है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड है। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूँ, वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज में। क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से ये फेड है, हमारे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, स्टीयरिंग राइट में होता है और लेफ़्ट हैंड हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर राइट हैंड ड्राइव है, स्टीयरिंग लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, और जब हम रोड पे भी चलते हैं तो हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। लेकिन इंडिया में हम बिल्कुल अपोजिट लेफ़्ट साइड में चलते हैं रोड के, और यहाँ पर ये आकर हम जनरली भूल जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है बचपन से लेफ़्ट हैंड साइड में चलने की। तो अगर आप लेफ़्ट में चलेंगे तो आप टकरा सकते हैं लोगों के साथ। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट साइड वाला रूल यहाँ पर फॉलो करें, बिकॉज़ यहाँ पर लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग नहीं है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको चलना पड़ेगा, पैदल भी, साइकिल भी और ऑन रोड भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप खास ख्याल रखें लाइफस्टाइल चेंज में, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, रिलेटेड टू योर सेफ्टी है। हाँ, यस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सिगरेट से रिलेटेड। आपको रोड पर हर जगह, बसेस में, रेलवे स्टेशंस पर और शॉपिंग मॉल्स के आसपास सब जगह आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे और सब सिगरेट पिएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है वो भी सिगरेट पी रहा होगा। और जो मैंने लाइफस्टाइल चेंज में मेजर देखा, यहाँ पर ई सिगरेट्स का बहुत ज़्यादा चलन है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है बियर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं लोग और उनको बहुत शौक़ है। गर्मियों में तो इंतहा हो जाती है, इतनी बियर पीते हैं।
और बियर्स आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं सेग्रीगेटेड स्टोर्स में ही मिलेगी, आप वहीं पर पी सकते हैं। बियर आपको यहाँ पर जनरल शॉप्स में, जैसे हमारे यहाँ किराने की दुकान होती हैं, ऐसी दुकानों में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किराने की दुकान यहाँ नहीं होती हैं, बट मेरा मतलब है छोटे स्टोर में या आपको शॉपिंग मॉल में या आपको ग्रॉसरी स्टोर्स में, सब जगह बियर्स अवेलेबल होती हैं। और वो यहाँ पर आती हैं अल्कोहल परसेंटेज में। यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि हाँ 5% अल्कोहल, 7.5% और 10% अल्कोहल आता है एडल्ट्स के लिए, पर यहाँ पर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बियर आती है जो 2% अल्कोहल होता है। और अब आप देखिए कि कितना इकॉनमी यहाँ की उस ड्रिंक पे टिकी हुई है कि वो खुली छूट है आपको। आप बियर पब्लिक में पी सकते हैं, आराम से पब्लिक प्लेसेस में पी सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करने वाला। तो ये दो कल्चरल शॉक्स आपको लगेंगे जब आप देखेंगे कि आपके साथ कोई बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, पार्क में बैठा है, पब्लिक प्लेसेस में, और उनके हाथ में बियर की बॉटल्स हैं, पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। और उनके लिए बहुत कॉमन है, और शायद आपके लिए भी थोड़ा सा कॉमन हो जाए यहाँ आने के बाद थोड़ा जल्दी। बट येस, ये एक कॉमन साइट आपको जर्मनी में मिलने वाली है। मेरा अगला पॉइंट है लाइफस्टाइल चेंज में बस स्टॉप और बसेस से रिलेटेड। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक बस स्टॉप है, मतलब ये, और एक बस अभी आ रही है, वो उसके पीछे रुकेगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में क्या है कि आप बस में बैठना चाहते हैं, आपने ऐसे हाथ दिया, बस रुकी और आप बस के अंदर बैठ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बसेस रुकती हैं तो केवल सिर्फ डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स के ऊपर ही रुकेंगी और चलेंगी भी वहीं से ही, और गेट्स इनके ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं भैया रोको मुझे उतरना है, नहीं। एक और ख़ास बात, जब आपको उतरना है बस से तो आपको इंडिया की तरह बस ड्राइवर को या कंडक्टर को नहीं बोलना पड़ता कि भैया ज़रा ब्रेक मार लेना, मुझे उतरना है। यहाँ पर हर सीट के पास एक स्टॉप बटन लगा होता है। अगर आपको उतरना है तो सामने डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता रहता है कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आएगा। तो जैसे ही वो स्टॉप आने वाला हो उससे पहले आप वो स्टॉप बटन दबा देंगे और आपकी जो बस है वो वहाँ पर रुक जाएगी और फिर आप वहाँ पर उतर सकते हैं। हाय दोस्तों, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो लाइफस्टाइल डिफरेंस में है वो है रिलेटेड घरों से, और वो आपको बहुत बड़ा शॉक देगा जब आप इंडिया से यहाँ आएंगे। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ना तो एसीज़ मिलेंगे और ना ही आपको घरों की छत पे फ़ैन मिलेगा। तो ना एसी है ना फ़ैन है, तो विदाउट एसी और फ़ैन आपको यहाँ पे अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। सर्दियों में तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। पूरे हीटर्स होते हैं हर घर में, सेंट्रली पूरा हीटेड होता है, मतलब नॉट सेंट्रली लेकिन हर रूम में आपको हीटर मिल जाते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो वुडन फ्लोर है और वुडन फ्लोर हीटिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, गर्मियों में जब आप रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी ज़रूर, और ना तो आपको एसी मिलेगा और ना ही आपको छत पे इंडियन फैंस मिलेंगे जो इंडिया में लगे रहते हैं। हाँ, टेबल फ़ैन या स्टैंडिंग फ़ैन जो आप होते हैं वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो, तो उससे आपकी गर्मियाँ शायद कुछ हद तक कट जाए, बट ये कल्चरल शॉक आपको ज़रूर मिलेगा। घर में आ गया हूँ मैं और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं आपको घर का पॉइंट बताता हूँ। पहले ये जो मेरे पीछे आप विंडो देख रहे हो, ऐसे पूरे घर में सामने एक घर दिख रहा है, उसमें भी विंडोज़ दिख रही हैं। तो विंडोज़ यहाँ सारे घर में होती है, और सबसे अच्छा यहाँ पर ये है कि एक ग्लास की विंडो है। यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि पहले ग्लास है फिर उसके पीछे जाली का दरवाज़ा है, तो जाली वाला कल्चर यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। और सबसे ज़्यादा अच्छा और शॉकिंग क्या लगता है मेरे को कि ये पूरी विंडो लॉक है, आपने ऐसे की तो ये पूरा खुल जाता है, और आपने बंद किया, इसको ऐसे किया तो ये ऐसे टिल्ट हो जाती है। तो आपको लिमिटेड एयर चाहिए तो लिमिटेड एयर इससे मिल जाती है, जैसे ये आ रहा है लिमिटेड। और इंडिया की तरह नहीं है कि भाई जाली का है तो उतनी हवा, तो जितना चाहिए आपको उतना मिलेगा। बट शुरू में मुझे लगा कि यार ये तो गिर गई, पर ये गिरती नहीं है, ये लॉक हो जाती है। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्विचेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर स्विच कल्चर नहीं है, बस ये प्लग है, प्लग एंड प्ले। कुछ भी लगाना है प्लग में लगाया चल जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है इस टाइम, और मैं अपनी किचन में हूँ। सो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ कि किचन से रिलेटेड क्या लाइफस्टाइल डिफरेंसेस हैं। सो ये है हमारा इंडक्शन,
जहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रहा हूँ। तो ये इंडक्शन मॉड्यूल पे काम करती है। यहाँ पर जो इंडक्शंस हैं ये, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई फ्लेम नहीं है, कि कोई आग जल रही है। सो यहाँ पर आपको वही यूटेंसिल्स काम करेंगे जो इंडक्शन पे करते हैं, ना कि जनरल नॉर्मल यूटेंसिल्स जो आप अपने इंडिया में यूज़ करते हो। दूसरा, यहाँ पर रोटी आप तवे पे सेक सकते हो बहुत इजीली, पर अगर आपको लगता है कि हाँ आप उसको फ्लेम्स पे सेकोगे और आपकी रोटियाँ फूलेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो देख रहे हैं आप कितनी बर्फ़ पड़ रही है। और इसी से मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि किचन में ये जो हमारी स्लैब है, स्लैब जो आपके इंडक्शन के साथ अलग से आपको दिख रही है स्लैब, ये स्लैब वुडन है। ये इंडिया की तरह नहीं है कि मार्बल की है और आपका पानी चला गया, कुछ गरम रख दिया भगोना बर्तन आपने, कुछ भी किया तो वो ख़राब नहीं होगी। नहीं, अगर उस पर पानी है तो ख़राब हो सकती है। हालांकि इस पर एक लेयरिंग है जो थोड़ा बहुत पानी सह जाती है, बट अगर ज़्यादा पानी भरा है तो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा गर्म कुछ रख दिया तो ख़राब हो जाएगी। तो ये लाइफस्टाइल डिफरेंस है यहाँ। एक और पॉइंट मैं आपको किचन के हिसाब से बता देता हूँ जो शायद थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट लगे। वो ये है कि यहाँ पर लोग पीने के लिए टैप वाटर ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग। यहाँ पर आरओ का कोई कल्चर नहीं है, और ना ही यहाँ पर कहीं आरओ आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। हाँ, कुछ लोग मार्केट से फ़िल्टर ले आते हैं जो हमारे यहाँ पर इंडिया में पुराने ज़माने में हुआ करते थे, और वैसे ही फ़िल्टर लाते हैं और उससे ये पानी फ़िल्टर करते हैं। हालांकि ये पानी बहुत सेफ़ है, ऐसा लोग बताते हैं, और इसमें पानी ठंडा और गर्म दोनों ही आता है। वरना ये ठंडा भी आता है तो आप ठंडा पी सकते हो, डायरेक्ट पाइपलाइन से आता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। हाँ, मेरी चाय तैयार हो चुकी है और मैं चाय पी रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए घरों में ड्रायर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, और कोई भी आपको घर के बाहर कपड़े सुखाता हुआ नहीं मिलेगा, ना ही दिखाई देगा। बहुत ही रेयर साइट होगी कि किसी के घर में थोड़ा सा लॉन है या गार्डन है जिसमें वो शायद कपड़ों के स्टैंड पे कपड़े सुखा दे, बट इन जनरल नहीं मिलेगा। और अगर आप कपड़े बाहर सुखाने लगे या आपने कहीं तार बांध दिया तो आपकी कंप्लेंट नेबर्स ही कर देंगे आपके, और इसी छोटी सी चीज़ के लिए पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये एक लाइफस्टाइल डिफरेंस है। यहाँ पर आपको कहीं भी कपड़े नहीं मिलेंगे सूखते हुए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जर्मनी में जो आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है गार्बेज सेग्रीगेशन का। ऐसा नहीं कि आपने चलते हुए कहीं पे भी कूड़ा फेंक दिया। आपके पास बॉटल है, प्लास्टिक है, सूखा कचरा है, गीला कचरा है, पेपर है, आपने किसी भी डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ, कुछ कंबाइंड डस्टबिन होते हैं पब्लिक रोड्स पर जहाँ पर आप फेंक सकते हो, बट इन जनरल घरों में ये सेग्रीगेटेड होता है कि आपको बायो कहाँ फेंकना है, आपको पेपर कहाँ फेंकना है, आपको प्लास्टिक कहाँ फेंकना है। तो सब चीज़ें बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, ऐसे ही जाएगा। और अगर आपने गलती से फेंक दिया और आप ट्रेस हो गए तो आपको बहुत मोटा फाइन आएगा, जो आप पछताएंगे कि मैंने वो क्यों फेंका। मार्केट जाना पड़ रहा है मुझे। मैं दोबारा घर से बाहर निकल आया क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई थी किचन में, तो अभी खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि फटाफट जाके सुपर स्टोर से ले भी आता हूँ, और आपको एक छोटी सी चीज़ दिखानी थी, वो मैं दिखा भी देता हूँ। जो लास्ट लाइफस्टाइल डिफरेंस मुझे आपके साथ डिस्कस करना था वो ये है, यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स आप इसके अंदर ऐसे डालो और वो रिसाइकिल के लिए चली जाती है, और उसमें आपको कुछ सेंट्स वापस मिलते हैं जो आप सुपर स्टोर में रिडीम करा सकते हैं। आप चाहें तो कैश ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने सामान में उसका पैसा डिडक्ट करा सकते हैं। और ये इसलिए है कि रोड पे कचरा ना इकट्ठा हो, लिटर ना हो, बॉटल्स प्लास्टिक की लोग यूज़ करके फेंक देते हैं। तो जो लोग यहाँ पर पी फंड कराने नहीं आते हैं, वो लोग अगर कहीं फेंक देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं जो इन बॉटल्स को उठाकर और यहाँ पर रिडीम कर लेते हैं। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवलिंग वेस्ट।
थैंक यू सो मच।